मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबा के हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अभ्यास के बीच में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको देखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पेज नंबर 45 का। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है। आपको महत्वपूर्ण तथ्य हम याद होगा, हम पहले आपको बताए थे कि महत्वपूर्ण तथ्य से एक भी बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो आप देखिएगा जो भी प्रश्न रहेगा उसी के अंतर से रहेगा। जैसे कि कमरे के ताप पर द्रव में होती है कौन सा धातु है, तो मरकरी, ये हम आपको पहले भी बता चुके थे। दूसरा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये अपवाद में कुछ 3 धातु है जिसको कि आप धातु है लेकिन इसको चाकू से आप काट सकते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालन होती है वो है सिल्वर और कॉपर। उष्मा का कुचालक लेड और मरकरी, ये 2 धातु है लेकिन ये उष्मा का क्या है, कुचालक है। आगे दूसरा प्रश्न देखिएगा, अघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। अघात वर्ध्य क्या होता है और तन्य क्या होता है। अघात वर्ध्य धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाने की क्रिया को अघात वर्ध्य कहते हैं, जबकि तन्य धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्य कहते हैं। यानी पतले तार के रूप में आप उसको खींच सकते हैं, अघात वर्ध्य हो गया। उसको पीटकर चादर के रूप में आप बना सकते हैं। आगे पेज नंबर 51 का देखेंगे। पेज नंबर 51 में पहला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो खुले में रहने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखे जाते हैं। अधिक क्रियाशील धातु है, महत्वपूर्ण तथ्य, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख लिए। ये जो अभिक्रियाएं दी गई है इसके लिए समीकरण लिखना है। आपका अभिक्रिया है भाप के साथ आयरन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो लोहे भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करेगा। जैसे लोहा जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करके, आयरन के साथ अभिक्रिया करके। तो उसके बाद है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का अभिक्रिया। कैल्शियम जल से अभिक्रिया धीमी गति से करता है, यानी काफी मंद गति से करेगा। जो उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित के लिए पर्याप्त नहीं होता है, जबकि पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया तेजी से करते हैं। यह अभिक्रिया इतनी तेज ऊष्मा क्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है, जल जाता है, जल का कैल्शियम और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करने पर, ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर में है ABCD एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया। जैसे विलयन ए है, आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन, जिंक और इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। बी के साथ आयरन में विस्थापन हो गया, ठीक है। आयरन के साथ, आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन हो गया, इन दोनों के साथ कोई, जिंक के साथ जो है कोई अभिक्रिया नहीं होता है। सी के साथ जब अभिक्रिया तो कोई अभिक्रिया, आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, बाकी सब के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, सिल्वर के साथ होता है, ये विस्थापित हो जाता है। और डी नंबर का जो ये धातु है ये कोई आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि जिंक और सिल्वर के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अब इसके बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है इस समीकरण का उपयोग कर धातु ABCD
के संबंध में प्रश्नों की उत्तर दीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, और धातु ए बी सी डी के अभिक्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु बी है, और ख में दूसरा नंबर का हो जाएगा धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी जिसमें बी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित हो जाएगा, और इसको घटते क्रम में सजाने के लिए कहा था, तो बी सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद ए, उसके बाद सी, फिर लास्ट में डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न 4 है अभिक्रियाशीलता धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जी हाँ, धातु के साथ जब आप तनु अम्ल की अभिक्रिया कीजिएगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। लोहे के तनु के साथ अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र इस प्रकार है, लोहा का H2SO4 के साथ कराइएगा तो FeSO4 हो जाएगा, लवण मुक्त हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे का प्रश्न है आपका जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को जब आयरन सल्फेट में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जिंक विलयन से लोहे के तत्व का विस्थापन हो जाता है। ZnFeSO4 के साथ जब आप अभिक्रिया कीजिएगा तो ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पेज नंबर 54 का प्रश्न देखिए। पेज नंबर 54 में दिया हुआ है सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखिए। इसी तरह से दूसरा नंबर सोडियम, ऑक्सीजन और इस सब का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो सोडियम का परमाणु संख्या 2, 4, 8 है, तो इसको बिंदु संरचना के द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद ऑक्सीजन का बिंदु संरचना देख रहे हैं, ऊपर जो है आपका कितना 2 और 6 है, तो 2 अंदर में है, उसके बाद 6 बाहर से है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिया हुआ है 2, 8, 4 है, इसके कोष्ठ अंदर में देख रहे हैं 2, फिर 4, उसके बाद 2 फिर दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया है प्रश्न आपका इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा N2O2 Na2 एवं MgO का निर्माण दर्शाइए, और उसके बाद यह इन यौगिक में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो देखिए इसमें है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा Na2O2 एवं MgO को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं, इसका चित्र बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए इन यौगिकों में आयन उपस्थित है। इन यौगिकों में Mg2 प्लस आयन, O2 माइनस आयन और Na2 प्लस आयन उपस्थित है। उसके बाद आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च इसलिए होता है कि इसके मजबूत अंतः आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इसके अंतः आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद 59 नंबर पेज का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 59 नंबर पेज में है निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज, अयस्क और गैंग। इसका परिभाषा हम महत्वपूर्ण तथ्य जब करवाए थे तभी भी करवाए थे। खनिज, पृथ्वी की भूपर्पटी में पृथ्वी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क हो जाएगा वे खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की अत्यधिक सांद्रता होती है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। और गैंग हो जाएगा पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों जैसे मिट्टी, रेत आदि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, 2 धातुओं के नाम बताए जो प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है, तो वो है सोना और प्लेटिनम। उसके बाद है तीसरा नंबर का प्रश्न है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने के लिए अलग हो सकते हैं, गर्म करने से अलग हो सकते हैं। जैसे कि 2HgO को जब आप गर्म कीजिएगा तो HG अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्यम क्रियाशील धातुओं को ऑक्साइड के साथ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अपचायक का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। जब हम जिंक को कार्बन
के साथ गर्म करते हैं तो यह जिंक धातु से अपचयित हो जाता है। चीज यहाँ पर समीकरण के द्वारा आपको दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार आगे का प्रश्न है, अतः क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 61 का प्रश्न देखेंगे। पेज नंबर 61 में पहला प्रश्न दिया हुआ, जिंक मैग्नीशियम कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाने पर क्या होगा। तो देखिए, जिंक ऑक्साइड को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कीजिएगा तो गर्म कीजिएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। मैग्नीशियम के साथ कीजिएगा तो विस्थापन अभिक्रिया होगा, और कॉपर के साथ कीजिएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जिंक के साथ अभिक्रिया जाएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा, मैग्नीशियम के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं, और कॉपर के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगा। जबकि कॉपर ऑक्साइड का जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर विस्थापन की अभिक्रिया होगा, मैग्नीशियम के साथ भी विस्थापन की अभिक्रिया होगा, जबकि कॉपर के साथ कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। तो कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोना तथा प्लेटिनम आसानी से संक्षारित नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से इसलिए पाया जाता है। आगे प्रश्न 3 है, मिश्र धातु होते हैं, 2 या 2 से अत्यधिक मिश्र धातु किसे कहते हैं, या मिश्र धातु क्या होते हैं, उस तरह का प्रश्न है। 2 या 2 से अत्यधिक धातु या धातुओं को एक समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल, तांबा तथा जस्ते का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह आज का जो है अभ्यास के बीच का प्रश्न वाला वीडियो यहीं समाप्त होता है। इससे रिलेटेड एक दूसरा वीडियो हम अभ्यास के में जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है वो डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।